डियर व्यूअर्स, हमारे दृष्टि पीसीएस चैनल पर अब से हर रोज शाम 6 बजे राज्य विशेष करंट अफेयर्स देखना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार। दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे पिछले सेशन के रिकैप से। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारतीय संविधान के तहत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। 2. अनुच्छेद 2 सरकार को किसी राज्य क्षेत्र को अलग करके एक नया राज्य बनाने का अधिकार देता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल एक। अगला प्रश्न था, चर्चा में रहे पीएम मित्र पार्क निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही जवाब था कपड़ा। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. कार्य निष्पादन उपलब्धि और व्यापार यानी परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड पीएटी योजना बड़े ऊर्जा गहन उद्योगों में ऊर्जा दक्षता को प्रोत्साहित करने के लिए एक बाजार आधारित प्रक्रिया है। 2. इसके तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी बीईई द्वारा अतिरिक्त ऊर्जा के लिए बचत प्रमाण पत्र यानी एस्कर्ट्स जारी किए जाते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच यानी WEF द्वारा संकलित की गई है। 2. इसके मुताबिक रहने के लिहाज से तेल अवीव दुनिया का सबसे महंगा शहर है। 3. अहमदाबाद को शीर्ष 10 सबसे सस्ते शहरों में सूचीबद्ध किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? इसका सही जवाब था केवल 2 और 3। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. संसद के निर्वाचित सदस्य यानी सांसद और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य यानी विधायक भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होते हैं। 2. लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु 25 वर्ष है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अगला प्रश्न था, चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसमें वायु प्रवाह की दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त होती है। 2. चक्रवात में वायु निम्न दाब से उच्च दाब केंद्र की ओर प्रवाहित होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न था, कोल इंडिया लिमिटेड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम यानी महारत्न कंपनी है। 2. इसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, भोपाल गैस त्रासदी में निम्नलिखित में से कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? इसका सही जवाब था मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. 3 दिसंबर को उनकी पुण्यतिथि स्पेन के नवारे में नवारे दिवस के रूप में मनाई जाती है, जहां उनका जन्म हुआ था। 2. बाद में उनके अवशेषों को गोवा के बोम जीसस बेसिलिका में स्थानांतरित कर दिया गया। उपर्युक्त कथन निम्नलिखित में से किसका वर्णन करते हैं? इसका सही जवाब था फ्रांसिस जेवियर। अंतिम प्रश्न था, निम्नलिखित में से किसने एशिया युवा पैरालंपिक खेलों में F20 श्रेणी में शॉट पुट में देश का पहला रजत पदक जीता है? इसका सही जवाब था अनन्या बंसल। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत में सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना और दशकीय जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन द्वारा की गई थी। 2. जनगणना अधिनियम 1948 के तहत दशकीय जनगणना की जाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। भारत में प्रथम जनगणना वर्ष 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई और नियमित दशकीय जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के समय से हुई। हालांकि 1931 के बाद 2011 में पहली सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना यानी SECC आयोजित की गई थी। अतः कथन 1 गलत है। जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जनगणना का कार्य किया जाता है।
इसके जरिए सरकार, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और अन्य लोगों को भारतीय जनसंख्या से संबंधित आंकड़ों, संसाधनों तक पहुंच, सामाजिक परिवर्तन, परिसीमन से संबंधित आंकड़ों आदि कार्यों में मदद मिलती है। वहीं SECC का मकसद ग्रामीण और शहरी भारत में प्रत्येक भारतीय परिवार और उनकी आर्थिक स्थिति और विशिष्ट जाति के बारे में जानकारी जुटाना है। इसलिए कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वे एक कानूनविद और अर्थशास्त्री थे। 2. उन्होंने दलितों के बीच शिक्षा और सामाजिक आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। 3. उन्होंने मूकनायक, समता, जनता और बहिष्कृत भारत जैसी पत्रिकाओं की शुरुआत की। उपर्युक्त कथन निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? ज्योतिराव फुले, डॉक्टर BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी या फिर ईरोड वेंकटप्पा रामासामी, पेरियार। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने डॉक्टर BR अम्बेडकर को उनकी पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित की। उनकी पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के तौर पर मनाया जाता है। BR अम्बेडकर की भूमिका एक समाज सुधारक, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष और देश के पहले कानून मंत्री के तौर पर रही। वे एक कानूनविद और अर्थशास्त्री भी थे। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय एवं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। उन्होंने दलितों की शिक्षा को बढ़ावा दिया। उन्होंने दलितों के बीच शिक्षा और सामाजिक आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। उन्होंने मूकनायक, समता, जनता और बहिष्कृत भारत जैसी पत्रिकाओं की शुरुआत की। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 पेटेंट एवरग्रीनिंग की अनुमति देता है। 2. विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के बौद्धिक संपदा अधिकारों संबंधी ट्रिप्स समझौते के तहत अनिवार्य लाइसेंसिंग यानी CL की अनुमति नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2, यानी दोनों कथन गलत हैं। हाल ही में पेप्सिको इंक के लोकप्रिय आलू चिप्स उत्पाद लेस के लिए विशेष तौर से उगाई जाने वाली आलू की एक किस्म के पेटेंट को रद्द कर दिया गया। पेटेंट एवरग्रीनिंग रॉयल्टी बनाए रखने के लिए कुछ संशोधनों के साथ दी गई पेटेंट की अवधि को बढ़ाने की एक कॉरपोरेट, कानूनी, व्यावसायिक और तकनीकी रणनीति है। भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 2005 में संशोधित की धारा 3D एक ज्ञात पदार्थ के नए रूपों को शामिल करने वाले आविष्कारों को पेटेंट देने की अनुमति नहीं देती है, जब तक कि यह प्रभावकारिता के संबंध में गुणों में महत्वपूर्ण रूप से भिन्न ना हो। इसलिए कथन 1 गलत है। अनिवार्य लाइसेंसिंग यानी CL सरकार द्वारा पेटेंट धारक की सहमति के बिना पेटेंट प्राप्त किए गए आविष्कार का उपयोग, निर्माण, आयात या बिक्री करने के लिए संस्थाओं को अनुमति प्रदान करना है। भारत में पेटेंट अधिनियम अनिवार्य लाइसेंसिंग से संबंधित है। WTO के ट्रिप्स समझौते के तहत अनिवार्य लाइसेंसिंग की अनुमति है, बशर्ते कि राष्ट्रीय आपात स्थिति, अत्यधिक तात्कालिकता की अन्य परिस्थितियों और प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं जैसी शर्तें पूरी हों। इसलिए कथन 2 गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह 3 वित्तीय संसदीय समितियों में से एक है। 2. इसकी स्थापना 1921 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा की गई थी। 3. इसमें संसद के 22 सदस्य शामिल हैं। उपर्युक्त कथन सबसे उपयुक्त रूप से निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति से संबंधित हैं? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, व्यापार सलाहकार समिति या फिर विशेषाधिकार समिति। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लोक लेखा समिति। हाल ही में संसद भवन के सेंट्रल हॉल में संसद की लोक लेखा समिति के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया गया। लोक लेखा समिति यानी PAC संसद की 3 वित्तीय समितियों में से एक है। प्राक्कलन समिति और सरकारी उपक्रमों संबंधी अन्य 2 समितियां हैं। संसदीय समितियां अनुच्छेद 105 संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों पर और अनुच्छेद 118 संसद की प्रक्रिया और कार्य संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने के अधिकार पर से अपनी शक्तियां प्राप्त करती है।
भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत पहली लोक लेखा समिति का गठन 1921 में किया गया था। इसमें वर्तमान में 22 सदस्य, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुने गए 15 सदस्य और राज्यसभा के सभापति द्वारा चुने गए 7 सदस्य शामिल हैं। इसे यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया था कि संसद द्वारा सरकार को दिया गया धन मांग के दायरे के भीतर खर्च किया गया है या नहीं। किसी मंत्री को पीएसी के सदस्य के तौर पर नहीं चुना जाता है, अतः विकल्प ए सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, लोक लेखा समिति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई और राज्य के मुख्यमंत्री के परामर्श से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। 2. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सिफारिश एक कॉलेजियम द्वारा की जाती है, जिसमें सीजेआई और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। संविधान के अनुच्छेद 217 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाएगी, अतः कथन 1 गलत है। उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक पद पर रहते हैं। परामर्श प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सिफारिश एक कॉलेजियम द्वारा की जाती है, जिसमें सीजेआई और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं, अतः कथन 2 सही है। हालांकि संबंधित प्रस्ताव 2 वरिष्ठतम सहयोगियों के परामर्श से संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शुरू किया जाता है। सिफारिश संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री को भेजी जाती है, जो राज्यपाल को केंद्रीय कानून मंत्री को प्रस्ताव भेजने की सलाह देते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से उच्च न्यायालय में नियुक्ति के लिए सिफारिश किए जाने वाले व्यक्ति के संबंध में अपनी राय तैयार करते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. पर्यावरण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कारों का आयोजन किया जाता है। 2. यह औद्योगिक इकाइयों, संस्थानों व प्रतिष्ठानों को ऊर्जा खपत को कम करने में उनके प्रयासों को मान्यता देता है और प्रोत्साहित करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। हाल ही में विद्युत मंत्रालय ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी बीईई के सहयोग से 31वें राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार और पहले राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवाचार पुरस्कारों की घोषणा की, इसलिए कथन 1 गलत है। राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवाचार पुरस्कार यानी NEEIA इसी साल शुरू किया गया है। इन पुरस्कारों का मकसद उन उद्योगों और प्रतिष्ठानों को पुरस्कार के माध्यम से राष्ट्रीय पहचान देना है, जिन्होंने अपने उत्पादन को बनाए रखते हुए ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए विशेष प्रयास किए हैं, अतः कथन 2 सही है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार पहली बार 14 दिसंबर 1991 को दिए गए थे। इस दिन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में घोषित किया गया। यह उद्योग, प्रतिष्ठानों और संस्थानों के 56 उप क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस संशोधन विधेयक 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विधेयक 30 सितंबर को जारी अध्यादेश की जगह लेगा। 2. यह एक प्रारूपण त्रुटि को ठीक करने के लिए किया जा रहा है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। लोकसभा में आज नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस संशोधन विधेयक 2021 पेश किया गया। जान लेते हैं विधेयक के बारे में। यह मादक दवाओं और मनः प्रभावी पदार्थों के निर्माण, परिवहन और खपत जैसे कुछ कार्यों को विनियमित करता है। यह व्यक्तिगत उपयोग के लिए सीमित मात्रा में ड्रग्स रखने को अपराध मुक्त करने का प्रयास करता है। यह विधेयक इस अध्यादेश की जगह लेगा, अतः कथन 1 सही है। PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के मुताबिक ड्राफ्टिंग त्रुटि को ठीक करने के लिए ऐसा किया जा रहा है।
इसलिए कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, एक्वेरिन भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? श्रीलंका, मालदीव, नेपाल या फिर भूटान? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मालदीव। भारत और मालदीव के बीच 11वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन आज से मालदीव के कड्डू द्वीप में शुरू हो रहा है। यह अभ्यास 6 से 19 दिसंबर तक होने वाला है। इस 14 दिवसीय अभ्यास का मकसद दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच स्थल और समुद्र दोनों स्तर पर आतंकवाद और आतंकवाद रोधी अभियानों का संचालन करना है। साथ ही सर्वोत्तम सैन्य प्रथाओं और अनुभवों को साझा करने के संदर्भ में तालमेल और इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना है। मालदीव की भाषा में एक्वेरिन का अर्थ मित्र होता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, मालदीव। अगला प्रश्न है, नागा जनजातियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. नागा भारत तिब्बत परिवार से ताल्लुक रखते हैं। 2. नागा केवल भारत में पाए जाते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही नहीं है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सही नहीं है। नागालैंड सरकार ने 6 दिसंबर को मोन जिले में सुरक्षा बलों की कथित गोलीबारी में मारे गए आम लोगों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। जान लेते हैं नागा के बारे में। नागा पहाड़ी लोग हैं जिनकी संख्या लगभग 2.5 मिलियन, जिसमें नागालैंड में 1.8 मिलियन, मणिपुर में 0.6 मिलियन और अरुणाचल राज्यों में 0.1 मिलियन है। वे भारतीय राज्य असम एवं बर्मा यानी म्यांमार के बीच सुदूर और पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। म्यांमार में भी नागा समूह है, अतः कथन 2 गलत है। नागा केवल एक जनजाति नहीं है, वे एक नृजातीय समुदाय है जिसमें कई जनजातियां शामिल हैं, जो नागालैंड और उसके आसपास के इलाकों में रहती हैं। नागा इंडो मंगोलॉयड परिवार से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए कथन 1 गलत है। 19 प्रमुख नागा जनजातियां हैं: आओस, अंगमी, चांग, चाकेसांग, काबुई, कछारी, खैनमंग, कोन्याक, कुकी, लोथा, माओस, मिकिर, फोम्स, रेंगमास, संगतम, सेमा, तनखुल, यमचुमगर और जिलियांग। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इंडिया फाउंडेशन द्वारा इसकी शुरुआत सिंगापुर, श्रीलंका और बांग्लादेश के अपने सहयोगियों के साथ मिलकर की गई है। 2. 5वां हिंद महासागर सम्मेलन अबू धाबी यानी संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 5वें हिंद महासागर सम्मेलन यानी IOC 2021 को संबोधित करते हुए चीन के उद्भव और अमेरिका की बदलती रणनीति सहित कई महत्वपूर्ण भू राजनीतिक मुद्दों पर जोर दिया। अब जान लेते हैं हिंद महासागर सम्मेलन के बारे में। इसे सिंगापुर, श्रीलंका और बांग्लादेश के अपने भागीदारों के साथ इंडिया फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया, इसलिए कथन 1 सही है। यह पूरे हिंद महासागर क्षेत्र के राज्यों या सरकारों, मंत्रियों, विचारकों, विद्वानों, राजनयिकों, नौकरशाहों आदि को एक साथ लाने के एक वार्षिक प्रयास के तौर पर है। इस वर्ष के IOC सम्मेलन का 3 विषयों पारिस्थितिकी, अर्थव्यवस्था और कोविड-19 महामारी पर केंद्रित है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अंतिम प्रश्न है, INS संध्याक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारतीय नौसेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जहाजों को गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड यानी GRSE ने डिजाइन किया है। 2. ये सर्वेक्षण पोत बंदरगाहों और हार्बर तक पहुंच के लिए तटीय और गहरे पानी के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण में सक्षम है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना के अत्याधुनिक सर्वेक्षण पोत संध्याक का कोलकाता के गार्डन रीच शिपयार्ड से हिंद महासागर में जलावतरण हुआ। यह भारतीय नौसेना के तहत बन रहे 4 सर्वे वेसल प्रोजेक्ट में से पहला शिप है। जान लेते हैं INS संध्याक के बारे में। यह नाम पूर्व संध्याक श्रेणी सर्वेक्षण जहाजों के पहले जहाज से प्रेरित है।
ये जहाज अत्याधुनिक सर्वेक्षण पोत, तटीय और गहरे पानी के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नौवहन चैनलों और मार्गों के निर्धारण में सक्षम है, इसलिए कथन 2 सही है। इसके अलावा ये पोत समुद्री सीमाओं का सर्वेक्षण करने और रक्षा अनुप्रयोगों के लिए समुद्र संबंधी और भौगोलिक डेटा के संग्रह में भी सक्षम है। इन जहाजों को फिक्स्ड पिच प्रोपेलर के साथ संयुक्त 2 समुद्री डीजल इंजनों द्वारा संचालित किया जाता है। ये जहाज सर्वेक्षण के दौरान कम गति पर मैन्यूवरिंग के लिए बो एंड स्टर्न थ्रस्टर्स से लैस है। इसके जरिए देश की समुद्री क्षमताओं को बढ़ाने में मदद मिलेगी। भारतीय नौसेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन जहाजों को गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड यानी GRSE ने डिजाइन किया है, इसलिए कथन 1 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। राजद्रोह कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह कानून मूल रूप से 1837 में थॉमस मैकाले द्वारा तैयार किया गया था। 2. भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत राजद्रोह एक गैर जमानती अपराध है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।